So basic nutrition is divided into two components, subjective data and objective data. Are you aware of these words, subjective data and objective data? Yes, ma'am. So tell me, what is subjective data and what is objective data? मैम सब्जेक्टिव भी होगा कि मतलब जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल से हम बात करेंगे, और ऑब्जेक्टिव जो होगा बस जो टू द पॉइंट, अगर उसमें हमने वो बात करनी है तो वो टू द पॉइंट होगी। मैम सब्जेक्टिव भी हो सकता है जिसमें हम थ्रू पर्संस हो, जजेस हो पर्सनली, और ऑब्जेक्टिव कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी हम यूज कर सकते हैं, केमिकल्स वगैरह। सही। और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? मैम ऑब्जेक्टिव डाटा में हम लिखेंगे, हो सकता है रिटन हो या फिर जो हम क्वेश्चन वगैरह लेते हैं वहां से हो, और सब्जेक्टिव में होगा जो हम खुद पूछेंगे ओरली। ठीक है। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या क्या मतलब होता है? ग्रामर में हमने वर्ड पढ़ा हुआ है ना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज अबाउट अ पर्सन। यस मैम। ठीक है। सो सब्जेक्टिव डाटा is a data related to the client, to the person जिसके बारे में आप data collect कर रहे हो। That includes the data from the subject, यानी जो आप person से data collect करते हो ना, जो अपने client से पूछते हो, जो history लेते हो, उसको हम क्या कहते हैं? Subjective data कहते हैं। So what is that? हम क्या क्या अपने patient से पूछते हैं? उसकी food habits पूछते हैं, dietary habits, ठीक है, meal patterns, food beliefs, skills, supplements, medical conditions जो उसके स्टेटस को इफेक्ट कर रही है। यानी हम पूछते हैं अपने पेशेंट से, क्या क्या हिस्ट्री लेते हैं। जब सबसे पहले आता है कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, वो अपनी क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करता है, आपको क्या कंप्लेंट्स हैं, उसको कैसा इनटेक लेता है वो, ठीक है, और क्या क्या मील पैटर्न्स है, क्या चीजें वो ज्यादा प्रेफर करता है। तो ये सारी चीजें क्या है? सब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है? जो आप में से किसी एक ने बोला, जैसे शॉर्ट डाटा जिसको हम कहते हैं, पिन पॉइंट रेफरेंस वैल्यूज, जो आपको इंस्टेंट आपको इंफॉर्मेशन देगी, इधर द पेशेंट फॉल इन दिस कैटेगरी और इन दिस कैटेगरी। तो उसमें क्या चीजें आ जाती हैं आपके पास? फिजिकल एग्जामिनेशन, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट और लेबोरेटरी मेजरमेंट, यानी जो आपकी वैल्यूज हैं। फॉर एग्जांपल आपका HB12 है, वो बता रहा है कि ये नॉर्मल है। अगर 8 है तो वो बता रहा है ये एनीमिक है। यानी जो इंस्टेंट वैल्यूज जो आपको हेल्प करती हैं टू डिफाइन द पेशेंट स्टेटस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव डाटा। और फिजिकल एग्जामिनेशन क्या है? देखने से आपको पता चल जाता है पेशेंट का, उसकी वेट एंड हाइट लेने से पता चल जाता है, उसकी मेजरमेंट्स लेने से पता चलता है कि इधर द पेशेंट इज मैलनरिश, ओवरवेट और नॉर्मल वेट। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी क्या आ जाती हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा। सो बेसिकली जितनी भी हम अभी कलेक्शन करेंगे डाटा की, वो इन टू कैटेगरीज के अंदर फॉल करेगी, सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर। नाउ व्हाट इज स्वैप नोट्स? Are you aware of this word? SOAP. No, ma'am. Okay. S for subjective data, O for objective data, A for assessment, and P for planning. So basically, when we collect data for any patient, so we categorize all the summary in these 4 categories. Subjective data उसका लेते हैं, objective data लेते हैं, फिर उसकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसकी असेसमेंट मेक करते हैं। ठीक है, उस असेसमेंट, व्हाट इज असेसमेंट, अभी हम इन डिटेल करेंगे। असेसमेंट क्या है? बेसिकली डायग्नोसिस। असेसमेंट इज डायग्नोसिस। जो स्क्रीनिंग और असेसमेंट करने के बाद आपने पेशेंट का डायग्नोसिस डेवलप किया। डायग्नोसिस आएगा तो प्लानिंग करेंगे ना हमें अगर प्रॉब्लम का पता ही नहीं चलेगा तो हम प्लानिंग क्या करेंगे? सो वी नीड टू हैव अ कंप्लीट डायग्नोसिस टू प्रिपेयर अ प्लानिंग। सो दिस इज कॉल्ड स्वैप नोट्स। तो किसी भी डिजीज, किसी भी पेशेंट का डाटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो इस ऑर्डर में जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। सो आपने ये टर्म्स जो हैं वो याद रखनी है।
So SWOT note is a form of documentation used by healthcare professionals to record patients' visit or consultation. It is an ongoing system to support the steps of nutrition care process. ठीक है, अब एक टर्म न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस भी है. ये न्यूट्रिशन केयर प्रोसेस इज द वे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप चीजों को अलाइन करोगे. ठीक, जैसे मैंने बताया सब्जेक्टिव डाटा, S stands for this is where the healthcare providers enter all the patient information or data collect from the patient or caregiver. This is information would also include a diet recall and a food allergies and the patient's report. ठीक है, and objective data में क्या आएगा? The section is based more on physical evidence about the patient, height, weight, BMI, or changes in weight, medication history, or lab values. Whereas assessment, this is where the nutrition diagnosis is made. The diagnosis is referred to by healthcare professionals with a background, which is called PES statements: problem, etiology, and solution. symptoms, signs and symptoms. Problem, etiology, signs and symptoms. So the PES statement, एक स्टेटमेंट में पूरी प्रॉब्लम को डिफाइन करना इज कॉल्ड अ PES statement. For example, patient is diabetic as evidenced by BSR 300 related to increase intake of carb dense diet. ठीक है, ये मैंने एक पूरी स्टेटमेंट डेवलप की है. समझ आई आपको ये स्टेटमेंट? यस मैम. इसमें मैंने क्या बताया कि पेशेंट डायबिटिक है और मुझे कैसे पता चला है? उसकी इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल से, BSR लेवल से, और उसकी जो मैंने हिस्ट्री ली तो पता चला कि वो बहुत ज्यादा डाइटरी इनटेक कार्ब डेंस डाइट ले रहा था. तो ये सारी चीजें यानी उसकी हिस्ट्री, उसकी रिपोर्ट्स और उसकी प्रॉब्लम को मैंने एक लाइन में डिफाइन किया. समझ आ गया? यस मैम. तो इसको हम Yes, ma'am. स्टेटमेंट, जब हम अपने केसेस लेंगे, पेशेंट लेंगे, तो हम उसमें हर पेशेंट की PES स्टेटमेंट डेवलप करेंगे. तो ये आपने खुद डेवलप करनी है. जब आपने डाटा कलेक्ट कर लेना पेशेंट का, तो उससे आपने PES स्टेटमेंट डेवलप करनी है. क्योंकि जब आपके पास PES स्टेटमेंट आएगी तो हम सॉल्यूशन के पास जाएंगे ना. अब हमें पता चल गया कि पेशेंट इज डायबिटिक, तो हमारी मैनेजमेंट क्या होगी? डायबिटीज के हवाले से होगी. और उसमें हम उसको मॉडिफिकेशन क्या बताएंगे? डाइटरी मॉडिफिकेशन बताएंगे कि लो कार्ब डेंस डाइट ले, कार्ब इनटेक अपना कम करे. ठीक है, तो इस तरह से फिर हम अपनी मैनेजमेंट प्लान करेंगे. सो व्हाट इज अ प्लान? प्लानिंग के क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए? इट शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक. It should be smart. ठीक है, planning should be smart. S stands for specific, M stands for measurable, A stands for attainable, R stands for realistic, and T stands for timely. तो जो हम प्लानिंग मेक कर रहे हैं, it should be smart. यानी हम उसको कोई ऐसी प्लानिंग नहीं बताएंगे पेशेंट को जो उसके लिए पॉसिबल नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है. For example, a patient is overweight और वर्किंग लेडी है और उसको मैं कहूँगी 4 hours आपने जो है जिम करना है. Is it realistic? Attainable? No, ma'am. No. नहीं. अगर एक पेशेंट है आपके पास और वो मैल नरिश है और आप उसको कहो कि आपने 10 ग्लास ऑफ मिल्क शेक पीना है पर डे, इज इट अटेनेबल? No. No. So planning should be appropriate, realistic, timely manner. यानी आप जो अपना प्लान दे रहे हो, it should be that easy कि पेशेंट उसको इम्प्लीमेंट कर सके. The purpose is not giving the plan to the patient. पर्पस ये नहीं है कि पेशेंट को सिर्फ प्लान देना है.
पर्पस ये है कि जो प्लान आपने पेशेंट को दिया है वो उसको इम्प्लीमेंट करे अपने ऊपर. So this is the purpose behind making a plan. Clear? So far, any question? No, ma'am. No, ma'am, clear. ठीक है. Now, what is nutrition care process? इसका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? स्क्रीनिंग. नंबर सेकंड इज असेसमेंट. नंबर 3 इज डायग्नोसिस. Number 4 is treatment intervention. Number 5 is monitoring. And number 6 is outcome management. So what is screening? Screening word से क्या समझ आता है आप लोगों को? I think ये चीजें पहले आपने की हैं. Yes, ma'am. किया हुआ है. इसी तरह से थोड़ा किया सा. sequence Yes, ma'am. in detail. In detail किया. Yes, ma'am. किया तो हुआ है. So what is screening? फिर आप लोग मुझे बताएंगे, मैं तो नहीं बताऊंगी. फिर बेसिकली आपकी रिवीजन हो रही है क्योंकि बेसिक न्यूट्रिशन है ना. मैंने इस चैप्टर का नाम ही बेसिक न्यूट्रिशन रखा है. तो इसमें हमने हर बेसिक चीज से कवर अप करना है और फिर फॉर्मुलेट करना है प्लानिंग. बताएं. स्क्रीनिंग में यही देखेंगे ना कि जैसे पेशेंट है तो वो किसी न्यूट्रिशनल रिस्क पे नहीं है. ठीक, बिल्कुल ठीक. और कोई बताएगा, कुछ ऐड करेगा? हम ये देखेंगे कि उसको असेसमेंट की जरूरत है या नहीं. ठीक. सो ये पूरा फ्लो चार्ट है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. ठीक है. अब स्टेप बाय स्टेप हम वन कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे. सो न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग. द पर्पस ऑफ न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग इज टू क्विकली आइडेंटिफाई individuals who are malnourished or at nutritional risk and determine whether a more detailed assessment is required or not. तो क्या है? क्विकली आइडेंटिफाइंग टूल कि जिससे हमें फटाफट पता चल जाए कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, पेशेंट को फर्दर असेसमेंट की नीड है या नहीं है. ठीक है. तो आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले स्क्रीनिंग में कि पेशेंट न्यूट्रिशनल रिस्क में है या नहीं है. Rapid, simple or general procedure used by medical or any staff to contact with the subject so that clear guidelines can be made. अच्छा जी, अब स्क्रीनिंग हम कैसे करेंगे? इंडिकेटर्स क्या है स्क्रीनिंग? रैपिड स्क्रीनिंग करने के इंडिकेटर्स क्या हैं? सिंपली उससे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे ना कि वो फीड ले रहा है कि नहीं ले रहा, डेली बेसिस पे डाइट ले रहा है कि नहीं ले रहा, वेट लॉस की हिस्ट्री तो नहीं है, यस मैम. भूख लगती है नहीं लगती है. कि तो न्यूट्रिशनल हिस्ट्री अबाउट एपेटाइट, मोड ऑफ डाइट एंड वेट लॉस हिस्ट्री, ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं इसके स्क्रीनिंग के. ठीक है. तो न्यूट्रिशनल जब हम उसको पूछेंगे इफ एपेटाइट, वो कह रहा है कि मुझे डायरिया है या डिस्फेजिया है, तो इट्स मीन देयर इज अंडरलाइंग सम प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम से वो गुजर रहा है. और अगर वो कह रहा है कि मेरा दिल नहीं करता, आई एम नॉट टेकिंग फूड टू मच, 50% ऑफ इनटेक है मेरी डाइट का, लेस देन 50% इनटेक है फ्रॉम 5 days, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे कि देयर इज सम प्रॉब्लम. अब फीडिंग मोडेलिटी, ये हम पेशेंट की देखेंगे कि वो टीपीएन पे है, एनजी फीड पे है, ओरल पे है, डाइट रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है उसको कोई. अगर किसी कंप्लेन प्रॉब्लम के साथ है, फॉर एग्जांपल डायबिटिक है, तो उसको रिस्ट्रिक्शन होगी ना कि वो लो कार्ब डाइट ले. अगर हाइपरटेंसिव है तो लो साल्ट. तो ये रिस्ट्रिक्शंस भी हमने उसकी देखनी है कि वो इधर उनमें से किसी को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा. सो इसको हम लेआउट कैसे करेंगे, इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? स्क्रीनिंग का एक शॉर्ट सा हमारे पास टेबल है, मैं आपको दिखाती हूँ. दिस इज अ टूल, इसको कहते हैं मस्ट फ्लो चार्ट.
ये आपकी स्लाइड्स में ऐड नहीं है, ये मैं आपको बाद में नोट्स में सेंड कर दूंगी, ठीक है। मस्ट फ्लो चार्ट इजीली आप लोगों को मैं भी शेयर करती हूँ तो फिर नजर आएगा। स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? यस मैम। ये फ्लो चार्ट नजर आ रहा है आप सबको? यस मैम। इसको कहते हैं मस्ट फ्लो चार्ट। ये स्क्रीनिंग के लिए यूजुअली यूज होता है। इसमें स्टेप 1 क्या है? बेसिकली जो आपकी स्क्रीनिंग है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन 3 कंपोनेंट्स, ठीक है ना। अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे उसमें एक था आपका वेट लॉस हिस्ट्री, और आपकी एपेटाइट से पता चलता है आपकी कि किसी डिजीज तो नहीं है प्रॉब्लम को पेशेंट को किसी किस्म की, ठीक है। So must is designed to be used by a multiple disciplines rather than by a specific group. 3 independent criteria are used. Number 1 is BMI, unintentional weight loss, and any acute disease which affect the nutritional intake for greater than 5 days. These 3 components work better together to predict outcome rather than the individual components. कि अगर हम एक एक चीज को देखेंगे इट विल बी डिफिकल्ट, अगर हम इन सबके स्कोर्स ऐड कर लेंगे तो इट विल बी इजी टू आइडेंटिफाई ईदर पेशेंट इज एट न्यूट्रिशनल रिस्क और नॉट। सो बीएमआई अगर लेस देन 20 है तो उसको हम क्या, सॉरी ग्रेटर देन 20 है, 20 से 25 है यानी नॉर्मल के दरमियान में है तो उसको हम क्या कहेंगे, 0 स्कोर देंगे। और अगर 18 से 20 के दरमियान में पेशेंट मैल नरिश है तो उसको हम 1 स्कोर देंगे। और अगर लेस देन 18 है तो उसको हम 2 स्कोर देंगे। सबको नजर आ रहा है ना ये टेबल? यस मैम। और अगर अनइंटेंशनल वेट लॉस है लेस देन 5% है तो उसको 0 स्कोर देंगे। अगर 5 से 10% वेट लॉस है तो उसको 1 स्कोर देंगे। और अगर ग्रेटर देन 10% है तो हम उसको 2 स्कोर्स देंगे। सो बेसिकली हम 3 चीजें पेशेंट की देखेंगे, इधर उसकी फाइल में से या उसकी हिस्ट्री में जो हम ले रहे हैं उसमें से। एक उसकी बीएमआई देखेंगे, एक उसका अनइंटेंशनल वेट लॉस देखेंगे, और थर्ड हम उसको पूछेंगे किसी डिजीज की वजह से उसका इनटेक कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है, उसकी एपेटाइट कम तो नहीं है 4-5 डेज से। और अगर तो उसकी एपेटाइट 4-5 डेज से 0 है तो हम उसको 2 स्कोर देंगे, अगर नॉर्मल है तो हम उसको 0 स्कोर देंगे। तो एट द एंड अगर आपका स्कोर जो है वो 0 है, ये सेकंड इसका जो है स्टेप 4 देखें, अगर आपका स्कोर 0 है तो पेशेंट इज एट लो रिस्क, और अगर आपका स्कोर 1 है तो पेशेंट इज एट मीडियम रिस्क, और अगर आपका पेशेंट जो है वो मीटिंग चल रही है ना अभी? यस मैम। एक मिनट। अच्छा आपने वो टेबल देख लिया, क्लियर हो गया आप सबको कि अगर आपका फर्स्ट चीज क्या थी आपकी, BMI स्कोर। बीएमआई थी। तो बीएमआई अगर एक पर्सन की नॉर्मल है 18 से 20 से 30 के दरमियान में है तो हम उसको क्या देंगे, 0 स्कोर देंगे, ठीक है। और अगर उसकी अनइंटेंशनल वेट लॉस लेस देन 5% है तो फिर हम उसको क्या देंगे, 0 स्कोर। 0 स्कोर। 0 प्लस 0 0 हो गया। और थर्ड कैटेगरी क्या है, लो एपेटाइट ड्यू टू एनी डिजीज, तो अगर उसकी 5% से कम है वेट लॉस तो हम उसको क्या स्कोर देंगे, 0। तो जब तीनों कैटेगरी में से 0 स्कोर मिलेगा तो पेशेंट इज एट नो रिस्क, ठीक है। और अगर उसका बीएमआई ठीक है और उसका अनइंटेंशनल वेट लॉस प्रेजेंट है लेकिन उसकी एपेटाइट नॉर्मल है तो उसको कितना स्कोर मिलेगा, 1 स्कोर। यस।
ठीक है, तो जब 1 स्कोर मिलेगा तो वो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर में आ जाएगा, लेकिन अगर 1 से ज्यादा स्कोर मिलेगा तो वो फिर क्या होगा? वो ग्रेटर रिस्क पे होगा। हाँ, ग्रेटर रिस्क में होगा। अभी आप लोगों को इतना क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि ये टेबल जो है मैं वो ऐड करना भूल गई थी स्लाइड में। ये मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी टेबल, तो इसको क्लियरली प्रैक्टिस करना आज इस टेबल की, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हम ये रफली भी कर सकते हैं, जब हम अपनी असेसमेंट करते हैं बीएमआई देखें, अनइंटेंशनल वेट लॉस देखें, और एपेटाइट जैसे मैंने आपको बताया इस स्लाइड में, न्यूट्रिशनल हिस्ट्री, वेट लॉस हिस्ट्री और reduce food intake less than 50% from 5 days or not। तो ये चीजें जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास न्यूट्रिशनल स्क्रीनिंग आ जाएगी, और इसके बाद हम फर्दर डिसाइड करेंगे कि अगर पेशेंट एट न्यूट्रिशनल रिस्क है तो उसकी हम फर्दर असेसमेंट करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। नाउ व्हाट इज न्यूट्रिशनल असेसमेंट? Nutritional assessment is a comprehensive evaluation carried out by any dietitian or a care person for nutritional status using medical, social, nutritional, and medication history, physical examination, anthropometric measurement, and laboratory data. The purpose of the assessment is to gather adequate information in which to make a professional judgment about nutritional status. So nutritional assessment क्या है? Process of collection of data in order to make nutritional status. और इसमें हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? एंथ्रोपोमेट्रिक, एक्सक्यूज मी बायोकेमिकल। मैम, आपकी स्लाइड शेयर नहीं हो रही। स्लाइड शेयर नहीं हो रही? नो मैम। तो उस वक्त से आपने बताया क्यों नहीं मुझे? एक मिनट। अब शेयर हो रही है? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर थे हमने पहले स्क्रीनिंग के बारे में डिस्कस किया था कि इसमें 3 मोड्स हैं जिनसे हमने स्क्रीनिंग करनी है, और उसके बाद हमने न्यूट्रिशनल असेसमेंट पे आ जाना है। और न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए हमें क्या चीजें रिक्वायर्ड है? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, बायोकेमिकल, क्लिनिकल एंड डाइटरी। इसको हम क्या कहते हैं? ABCD। सुनिए ना टर्म पहले, ABCD ऑफ असेसमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक डाटा, बायोकेमिकल डाटा, क्लिनिकल डाटा एंड डाइटरी डाटा। अब एंथ्रोपोमेट्रिक में सब क्या आएगा? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में क्या चीजें आएंगी? मैम इसमें वेट आएगा, हाइट आएगा, जैसे वेस्ट सर्कमफेरेंस एक्सेट्रा। हाँ, और वेस्ट हिप रेशियो, वेस्ट सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस, जितनी भी आपकी मेजरमेंट्स हैं उनको हम किस में लेंगे? एंथ्रोपोमेट्रिक में लेंगे। एंथ्रोपोमेट्रिक। बायोकेमिकल में क्या आएगा? जितनी भी आपकी लैब वैल्यूज हैं, जितने भी आपके टेस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड हैं, जितनी भी आपकी वैल्यू लैब वैल्यूज, लैब रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। और क्लिनिकल में क्या आएगा? साइंस एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन जो आप डाइटिशियन ने खुद करनी है। और डाइटरी में क्या आएगा? 24 आवर रिकॉल और हाँ ठीक है, फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर। हाँ, तो पर्पस क्या है न्यूट्रिशनल असेसमेंट का? स्टेटस फाइंड आउट करना, ठीक है, ताकि हम पेशेंट की फर्दर कैलोरिक रिक्वायरमेंट और सब कुछ निकाल सकें।
अब हम पहले हमने स्क्रीनिंग डिस्कस किया, फिर असेसमेंट। आप असेसमेंट के अंदर जो 4 इसके टूल्स हैं ABCD, हम 1 बाय 1 इन 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 इज एंथ्रोपोमेट्री। तो इसमें क्या है, सबसे पहली चीज हाइट लेनी आती है सबको। यस मैम। प्रोटोकॉल है जिसको हमने इंश्योर करना है। द फ्लोर इज इवन, शूज उसके उतार दें, हील्स जब उसने पहनी हुई है तो वो रिमूव करें, ठीक है। और स्ट्रेट जो है वो शोल्डर स्ट्रेट, कुछ लोग होते हैं जैसे शोल्डर डाउन करके खड़े होते हैं, तो इनको इंस्ट्रक्शन दें कि शोल्डर स्ट्रेट करके खड़े हो, ठीक है। हाथों में कुछ पकड़ा हुआ नहीं हो, आर्म्स जो है वो फ्रीली हैंग हो। और जो आपने जहां आपका स्केल है, हाइट स्केल, उसके साथ बिल्कुल वॉल के साथ अटैच करके पेशेंट को, और आपने उसके हेड के ऊपर एक स्ट्रेट इवन कोई स्केल या कोई उसके साथ होता है हाइट मेजर करने के साथ, ये जैसे ये ऊपर लगा हुआ है देखें, इस तरह से मेजरमेंट है ताकि एक्यूरेटली जो है वो आपकी हाइट आए, ठीक है। पोजीशन बहुत मैटर करती है व्हाइल टेकिंग हाइट एंड व्हाइल टेकिंग वेट। अच्छा, वेट लेने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, वेट के लिए क्या हो सकती है, कभी सोचा इसके बारे में? मैम जो एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, जैसे जूते उतार दें, कोई हैवी चीजें पहनी हुई है वो उतार दें। ठीक। और कभी नोटिस किए जब जिस पर्सन का वेट ले रहे हो सबसे पहले वो नीचे झुक के वेट मशीन की तरफ देखना होता है कितना जी, हो उसको रहा है। भी सीधा सीधा खड़ा होना दिस चाहिए। इज द फर्स्ट थिंग कि आपने पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है कि यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट। आपने नीचे नहीं देखना, इससे इम्बैलेंस हो जाता है और वेट लेना, वेट एक्यूरेट नहीं आता है, ठीक है। बेयर फुटेड हो, बोथ फीट्स को जो है वो लेवल पे रखा हुआ हो। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाती है, वेस्ट सर्कमफेरेंस। वेस्ट सर्कमफेरेंस लेने के लिए क्या है, स्ट्रेट खड़े हो, एक्सेल करें, माइमेंट टेप को हिप बोन्स के ऊपर रखना है और बहुत ज्यादा उसको टाइट नहीं करना और बहुत लूज भी नहीं छोड़ना, ठीक है। ये सब चीजें अगर हम प्रैक्टिकली कर रहे होते तो हम किसी पेशेंट की लेकर आपको दिखाते ताकि आपको आइडिया होता कि किस तरह से मेजरमेंट्स लेनी है, ठीक है। अब ये हमने पहले भी लास्ट अपने वेट मैनेजमेंट